होगा। जी 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 10 मिनट नहीं, 6-7 मिनट में। तो जी, आपको क्या करना होगा कि अपना माइक और वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा हाँ, ठीक। क्योंकि उसमें जरा सा वो हो जाएगा, फिर नहीं तो बहुत रश हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं अच्छा होती। ये ठीक अमरीश है। जी नमस्कार। और फिर जब क्वेश्चन आंसर शुरू होगा तब। हेलो, अमरीश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? बसंत, हाँ बसंत, कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। और क्या हाँ। लॉकडाउन? लॉकडाउन में सभी बंद पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, सही बात है। नमस्ते अमरीश जी। हेलो नमस्कार। अमरीश जी नमस्ते। नमस्ते अमरीश साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है ठीक है। अमरीश जी नमस्ते। नमस्कार। गणपति जी अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार। हाय हाय संगीता। हाँ संगीता जी नमस्कार। अमरीश जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाय, कैसे है हाय। सर? ये संगीता, हाउ आर यू? हाँ, फाइन। कैसा चल रहा है? तो बंद होगा सब तो? हाँ, सब बंद है फिलहाल, कुछ शुरू नहीं है। बाद में वैसे घर से काम चल रहा है बहुत सारा, बस। हाँ, नहीं आपका मैंने देखा, बहुत सारी पेंटिंग वगैरह मैंने देखा। चलो, वो वेरी पुरानी नाइस। हॉबी उभर के आई इस कोरोना में। वेरी नाइस। नहीं नहीं, ये यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी है, हाँ, समय सही का है, सही इस्तेमाल भी है। सही है। और अमरीश जी, आई एम फ्रॉम वेबन, वेस्ट बंगाल एजुकेशन नेटवर्क। ओह वाओ, हाउ आर यू दादा? वेल टुडे, हाउ आर यू? ठीक है, फाइन, गोइंग ऑन। तो थोड़ी देर में अभी हम लोग सब ज्वाइन कर लेंगे, हमारे पैनलिस्ट भी आ रहे हैं। तो संगीता, आप वो गांव और जा नहीं पा रही होंगी आप? नहीं जा नहीं पा रहे, लेकिन पता चल रहा है कि वहाँ पे माइग्रेशन का, रिवर्स माइग्रेशन का बहुत इशू आ रहा है। काफी लोग आ गए इधर उधर है। उनको एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी आएगा, क्योंकि वो लोग तो ईंट भट्टी और इंडस्ट्री में काम करने के लिए गए थे, वहाँ से वो वापिस आ गए हैं। अभी पता नहीं क्या सोच रहे। हम लोग उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, खाने का वगैरह 8 डेज का वगैरह वो किया बस, और कुछ क्या कर पाते समझ में नहीं आ रहा। वही तो चल रहा है कि क्या हो सकता है इसमें। लेकिन बहुत माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू खड़ा होगा अभी, क्योंकि वहाँ पे 70-80% माइग्रेशन है। वो विलेजेस में सब बीटा भट्टी के काम के लिए जाते हैं, शुगर कैन कटिंग के लिए जाते हैं, चिली कटिंग इसके लिए जाते हैं। तो अब पता नहीं कैसे उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। शायद उनको कुछ मिल जाए। हम लोग सोच रहे हैं लाइवलीहुड के लेके वहाँ पे कुछ वाटरशेड का वर्क करे, ताकि उनको लाइवलीहुड भी मिल जाए और अपना ये भी उसके साथ में जुड़ जाए। तो उसके लिए प्रपोजल तैयार किए हैं 2-3, एक इंटरनेशनल के पास में भी भेजा है, एक रोटरी के पास में भी भेजा है। देखते हैं उसका मिल जाए तो। एक हमारा आपे का रिसेंटली वाटरशेड का शुरू हो गया, हमने काम कर दिया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल गया है वाटरशेड के इसमें ही। तो वो अच्छा शुरू हो गया है अभी फिलहाल। गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है उसको। करीब हमने 100-150 लोगों को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को काम मिल गया है। वेरी गुड वेरी गुड। अब यही कुछ ऑप्शन सोचने पड़ेंगे। हाँ सही है, बहुत मुश्किल है इस समय, बहुत ही मुश्किल दौर है, खासतौर से मजदूरों के लिए, गरीब लोगों। मजदूरों का बहुत बड़ा इशू है। ओके, Srijita, have you joined? Yes. Srijita? No, I have not joined anywhere. I'm still looking out. Hello. Hi, Hello. Como, hello, Como. Yeah, namaskar, Sri. Yeah, very good. Yeah, fine. काफी, your face is very looking changed. Yeah. Srijita, have you joined? Hello. Srijita Majumdar. Yes, I'm here. Have you joined? Okay. Yes. Okay. And Mitra Ranjan, people have joined 120. Oh. Okay. Okay, Srijita. Should we start? No, Professor Govinda has come.
Professor Govinda, I can see him here. Professor Govinda has Professor Rampal has also joined. okay, okay, fine. And any question? किसान पंजीकरण कराएगा तो डीजल होगा उनके पास में पोर्टल में Koshi has joined. I'll just check. नहीं तो डिटेल हमें कहाँ चाहिए अब वो अकाउंट के लिए तो चाहिए नहीं ना Join, I think. Hello, Professor तो पोर्टल Dr. से Henry चाहिए ना Koshi. He has not. जो इनका पोर्टल माइग्रेशन पोर्टल Okay. Okay, that's okay. Okay, And he has joined. no, I have mic off. तो अब मैंने तो कराना होगा My internet is पिछले महीने का भी इसी महीने करा लो पिछले महीने का भी इसी महीने करा लेंगे Good morning, everybody. This is Akshara here, Akshara Bala. Hello. Hi. Hello, Amrish ji. Hello, hello. कैसे हैं? Yeah, बिल्कुल ठीक है. Good to be here. Okay. Good to see you. Good to see you. So, Sujita, should we उधर से करो start? फोन I think we can start. We already have 140 participants. And Annie Koshi has come, joined or not? Yes, she has just joined. I can see her. Joined. Yes. Hi, Annie. Hello, Professor Govinda. How are you? Good morning. Good morning, sir. Hello. So just start. अच्छा Should we start? Yeah, we can start. Okay. सर Okay, so एक्चुअली मेरे में क्या होता है ना कि वो जी वाला देता है yeah, लिमिट Yes. तो वो मिनट खत्म हो जाता है तो उसको टापअप कराना and off the mic and videos, टापअप everybody ही चला है दूसरी Spanish. Okay, we need to off our mic and videos. Yes. Yeah, yeah. Except the Please. speakers, I would request ठीक है, एक everyone हमने to मेल भी please भेजा था देखे turn off Except their panelist. Except हाँ panelist. जो उन्होंने भेजा था हाँ 18 मिनट से तो इसमें जो तैयारी करनी है आज कट ऑफ डेट है ना बहुत सारी चीजों का तो उस पर कुछ डिस्कशन So there is चाहिए होगा somebody still हमारे साथ speaking. I will try to put the person. So you can request everybody to turn off their mic and videos. Yes. Okay. So a very good morning to everyone. Thank you so much for joining us once more for our second webinar. It is very encouraging to see that it's 10:31 and we already have 175 participants with us. So this gives us a lot of encouragement for our future webinars. So I would, like we have said this before, but I would just request everyone except for the speakers to please turn their microphones and video off. While the speakers are speaking, if anyone has any questions or reflections, you can please share it in the chat box. The speakers can directly address the questions from the chat box, or I can help them तो सुनिए ना by अभी reading हम out the ये questions. मीटिंग में ऑनलाइन बनी फिर कब बात करते हैं ठीक ओके So I would now request Amrish ji to please introduce the speakers and take the discussion forward. तो आप सबका यहाँ स्वागत है. Welcome to everybody here in this second webinar organized by RTE Forum. So first of all, I would request everybody please off your mic and videos except our panelists who will going to address this webinar. As you know, we have very eminent scholars and speakers in this webinar. You know, Professor Govinda, he is a eminent scholar and educationist in this country. He is former vice chancellor of NIPA. At present, he is distinguished professor in CSD. Professor Govinda will speak. I welcome Professor Govinda.
Dr. Annie Koshi. She is principal St. Mary School, and she is very active to address the inclusive education, and she is working with the special needs children. And third speaker is Professor Anita Rampal. You all know Professor Anita Rampal. She is very active. She is activist and educationist both. She is retired professor in Delhi University. She will speak. I will again request to everybody, please off your mic and video. So before I invite the speakers to address this webinar, I would like to flag 2-3 questions which is under discussion across the country. Everybody is talking about the future of right to education, which is a fundamental right. And you know, after decades long struggle of people of India, we achieved this justiciable right to education. What will be the future of the right to education after this coronavirus? We are hearing with the medical experts and so many people that this virus is going to stay with us for a long time, and we have to learn to live with virus. So if this is the scene, what would be the role of education in socializing our society? What will be the future of schools? Everybody is talking about online, even government is talking about online education. We know the fact that more than 80% children belonging to poor economic background, informal workers, marginalized communities, they have no access of internet, they have no access of computer and laptop, they have no access. They are talking about mobile education, they are talking through the TV and radio, all these things. So everybody is worried about this digital divide. What will be the future of inclusion? What would be the future of we struggle through the right to education. We are struggling for equitable quality education for all children. We discussed about common school system in this country. So what will be the future after this digitalization or online courses? Is this a opportunity for private sector or business communities? So all these questions, and above all, what will be the future of the universalization of education, which is the talking about SDG goal is talking, right to education is talking, fundamental right is talking. So these are the issues are emerging around us during this lockdown period, coronavirus period, and after that we are thinking about this. All these questions, we need the reply of these questions. So I think our panelist is very eminent and having a long expertise and long experience, so they can answer up these questions. So with these issues, I would like to invite Professor Govinda. Professor Govinda is a very renowned educationist and former Vice Chancellor of DIPA. So I would like to request Professor Govinda to address this webinar. Thank you. Thank you, Ambrish-ji. I hope you can all hear what I'm saying. The topic that has been listed is reaffirming right to education in challenging times. I just want to say that for RTE, it has always been a challenging times, in fact. If all of you would remember that it is exactly 10 years ago in 2010, April, that the RTE became operational. And except for the initial 2-3 years, we know that RTE has never been something very welcome by the government as such.
After the 3 years, it was initially, the government was somewhat indifferent. In fact, we find that we all know that during the last 3-4 years, the government has been almost sort of against the RTE implementation in various ways. Many government documents have actually criticized RTE as responsible for achieving universal elementary education. I just want to say this to remind ourselves that RTE has been passing through challenging times, but despite all these things, during the last few years, we had achieved something very important. That is, almost all children, करीब सभी बच्चे स्कूल में दाखिल हुए हैं. करीब मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो बाहर हो सकते हैं और भी करीब सभी बच्चे एनरोलमेंट में आए हैं और जनरली दे हैव बीन अटेंडिंग रेगुलरली आल्सो और ड्रॉप आउट रेट में भी कम हुई है. लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आई है कि सभी बच्चे बाहर हैं स्कूल से. सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरा दुनिया में सभी बच्चे बाहर हैं. अभी तो ठीक है, अभी बहुत लोग कुछ कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे एंगेज करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ये सभी चीज बात कर रहे हैं. लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अभी ये जो चल रहा है, दिस कोरोना वायरस प्रॉब्लम्स, let us assume that it will take another 4-5 months to settle down. I think we need to start thinking about what are we going to do when things become reasonably all right, and we say that the schools are going to open. Then how do we really, what would be the situation? What do we want to do at that time? If we look 4 or 5 months ahead and say, suppose by December, January, things are all in reasonably good shape, and then we decide to reopen the school, what would be the situation? Number one, I feel that, all that achievement that you have made of enrolling all children is going to be in serious trouble. There will be, my estimate is that the minimum of 5 to 8% children and probably around 20% children may not come to school. Why it may happen, the enrollment may fall by anywhere between 8 to 20%. When we say 8 to 20% is a very big number. जो 5% हम कहें, 5% तो already 1 करोड़ हो जाएगा. और हम 20 करोड़ में हम 10% कहें तो इतना सारा बच्चे बाहर रहेंगे. तो हम क्या करना चाहिए अभी 5-6 महीने में? तो क्यों बाहर निकलेंगे वो भी हमें पता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम सभी देख रहे हैं कि पॉवर्टी बढ़ रहा है already, and poverty will be a very serious issue. There will be large number of people who will be incapable of sending their children to school, even if they want to send their children to school. And the government would say that if you are poor, government is also poor, and we may not be able to provide much for this. This is a very serious situation that we are going to reach. At the moment, we are only seeing the migrant laborers moving, but as was said, that बाद में 6-7 महीने के बाद तो और भी ज्यादा लोग होंगे ये ढूंढने वाले, जॉब ढूंढने वाले, लेकिन जॉब नहीं होगी. और दूसरी कारण ये है कि क्यों बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, काफी बच्चे, क्योंकि स्कूल अभी जो 6-7 महीने हम बंद रखेंगे, बाद में स्कूल तो ऐसी परिस्थिति में होगी कि वहां जाना मुश्किल हो जाएगी. ऐसी परिस्थिति होगी तो क्योंकि इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होगा, काफी जगह में शिथिल हो जाएगी, स्कूल बिल्डिंग भी ठीक नहीं होगी, और कुछ ऐसा भी हो सकता है. और दूसरी कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि ऑलरेडी बहुत गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी. अभी जो टीचर्स, ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टीचर्स, and in the next 8 to 10 months you will find that all those people who are retiring, there will be no replacement for them, no recruitment will happen. I suppose even on contractual basis, whether teacher will be recruited or not, the government will say we may not be able to recruit. So I have a feeling that when it reopens, at the moment we are not realizing, we will have a huge crisis of a very large number of children whom we are not able to. I am saying this because I think for RTE, we have a huge task on hand.
that we need to really from now on start really mapping out where are all the children who are likely to really face this kind of problems, geographically locating them, socially locating them, then local preparations be made for ensuring that they are really brought back to school. ये भी हो सकता है कि स्कूल तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन स्कूल की जगह में दूसरा कुछ चलाना पड़ेगा एजुकेशन के लिए. हमें यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हमने आरटी में सोचा है स्कूल की माध्यम से ही होगी, लेकिन ये भी हो सकती है कि काफी जगह में स्कूल खोल भी नहीं पाएंगे, स्कूल चला नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, तो हमें दूसरा रास्ता भी इसके लिए ढूंढना पड़ेगा काफी जगह में. ये पहली बात मैं बताना चाहता हूँ. और दो चीज बताना चाहता हूँ. जब ये ऐसी परिस्थिति होगी, सब जगह में ये स्कूलिंग का प्रॉब्लम हो सकती है. और जैसे मैंने कहा कि parents will not be able to send the children to school because of poverty. Government will also not be able to do. Government will say that we don't have enough resources to really do anything more than that. लेकिन एक बात जो हो रहा है, अभी हम पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन में चले हैं गवर्नमेंट. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी, काफी स्टेट गवर्नमेंट्स स्कूल्स को इन द नेम ऑफ कंसोलिडेशन स्कूल्स को बंद कर रहे हैं और प्राइवेट एंटिटीज को हैंड ओवर कर रहे हैं. इसको हम कहते हैं कि अच्छी तरह से कि इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. में मुझे लगता है कि जब ये कहेगी कि हमसे तो नहीं हो सकती है, हम तो प्राइवेट को इनवाइट करेंगे, प्राइवेट स्कूल चलाएंगे. इसकी मतलब ये है कि जो अभी इनइक्वालिटीज इतना है ऑलरेडी एजुकेशन में, और सभी को एक तरफ का एजुकेशन तो मिलता नहीं है, और 6-7 महीने के बाद तो और भी मुश्किल होगी, और भी इनइक्वालिटीज होगी. हम किस तरफ से इगलिटेरियन एक इक्विटेबल सिस्टम लागू करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे सामने. क्योंकि प्राइवेट तो गवर्नमेंट तो प्राइवेट को ज्यादा बढ़ाएगी मेरे ख्याल से, और गवर्नमेंट खर्च करना और भी कम खर्च करेगी, जो ऑलरेडी कम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर. और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो टीचर्स की हम कह रहे थे, आज हम टीचर्स क्या करें, टीचर्स कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे. गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बात कर रही है. हम तो अभी कर रहे हैं कि शहरों में ये हो रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं, और बड़े कुछ बड़े बच्चे भी हैं इसमें द गवर्नमेंट स्कूल में भी, हम कह रहे हैं कि हम तो ऑनलाइन स्कूल चला रहे हैं. ऑनलाइन ऐसी है कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि जो वीडियो गेम जैसा, अभी ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा मन में आ जाएगा, 40 मिनट टीचर के साथ इंटरैक्ट कर दिया, आज की स्कूल पूरा हो गई, और 2 लेसन ऐसा ही देख लिया, पूरा हो गई. ये स्कूलिंग तो नहीं होगी मेरे ख्याल से. जैसा वीडियो गेम में होती है, ऐसा बच्चों का भी ऐसा एक तरफ का भ्रम बन जाएगी इसमें, और पेरेंट्स भी ऐसा सोचेंगे कि हम ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली इन द होल प्रोसेस, एक टेक्नोलॉजी की माया जाल में फंसने वाले हैं. इसमें एजुकेशन नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी, एक इल्यूजन ऑफ लर्निंग होने वाली है. तो हमें इसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को डीसोशलाइजेशन करने से लर्निंग नहीं होगी. ये तो सोशलाइजेशन से लर्निंग होती है, साथ में बैठने से लर्निंग होती है. किसने वापस लेकर आएंगे, एक किस तरफ से बच्चों को फिर से सोशलाइजेशन का रास्ता बताएंगे. क्योंकि जब 6-7 महीने में खुलेगी, तभी भी कहेंगे कि सोशल डिस्टेंस करो. बड़े बच्चों तो समझ लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों की कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे क्लास में. एक स्कूल में आने के बाद तो ये नहीं कह सकते कि बाद में बात मत करो और बाद में बैठो नहीं, ये तो नहीं कह सकते है ना. तो किस तरफ से इनको वापस लाएंगे, एक बड़ा चैलेंज है. ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ए सोल्यूशन. ऑनलाइन लर्निंग कुड बी अ कंटिजेंसी मेजर. ये सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के पास कनेक्टिविटी नहीं है, हम कहेंगे कि कनेक्टिविटी भी दे देंगे. इससे भी ये लर्निंग और एजुकेशन तो पूरा नहीं होने वाला है. What will happen when the government expands online learning and encourages would be that the technology companies will make more money. जैसा ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन तो ज्यादा हुआ है, और इसका और एक एडिशन हो जाएगा, टेक्नोलॉजी कंपनीज ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे,
और कुछ अभी तो हम जूम में जो कर रहे हैं कि सभी स्कूल तो जूम के ऊपर कर रहे हैं, जैसे हम भी बात कर रहे हैं जूम के ऊपर, ऐसा ही दूसरा भी और भी ऐप आ जाएंगे आपको, और 10 ऐप आ जाएंगे, वो कुछ कुछ कहेंगे, वो सभी अपने टेक्नोलॉजी से, प्राइवेट टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इनका प्रॉफिट बढ़ेगी। मुझे लगता नहीं है कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन पर से। वी नीड टू फाइंड न्यू मेथड्स। अभी जो स्कूल चल रही है पता नहीं और 2 साल ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो किस तरफ से बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। आई होप in the days to come we sit together, we work out, number one, reaching out the poorest of the poor, who will be around 15 to 20% children who will be out of school, how to reach them, map out where they are and what kind of education, how we can really reach. That is the biggest challenge for the RTE forum and the NGOs who are part of the RTE forum. Then we should think in terms of, I'm not against using technology, but how not to get seduced by technology. How should we not really get into a trap in the technology? That is also something that we need to seriously think about. These are the few points that I thought I should share with you. Thank you very much. We can have more discussion later on. Thank you, Ambarish ji. Hello. Thank you, Hello. sir. Thank you for your enlightened speech. We will come again with the question in the question answer session. So now I will invite Dr. Annie Kosi. She is principal of St. Mary's School and she is also an activist working on the inclusion and special needs children. Over to you, Annie. Thank you, Ambarish. Thank you very much. Namaste to everyone. एक वीडियो चल रहा है आजकल called The Great Realization. And the realization that struck me जब हम सोचते हैं education के बारे में, that I mean ये realization कुछ नई बात नहीं है, पर हर चीज एक नजरिया के ऊपर टंगी हुई है. That perspective is what makes the difference. And if to sort of to expand on this idea of perspective, दो चीजें जो स्कूल में स्कूल के साथ ताल्लुक रखती है, एक तो है ये वर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट. हर स्कूल में हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं और अक्सर डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट डू वी डू? वी एक्चुअली डू इवैक्यूएशन ड्रिल. सब बच्चे कैसे स्कूल से निकलेंगे और 2 मिनट में 3 मिनट में बाहर निकल के लाइन अप हो जाएंगे. ठीक है, तो ये डिजास्टर क्या है? व्हाट इज इट? इट इज एन अर्थक्वेक, अ फ्लड, मे बी अ न्यूक्लियर डिजास्टर, एंड सो इवैक्यूएशन इज नेसेसरी. पर आज डिजास्टर क्या है? I mean, the topic is difficult times, and as Professor said, it's always difficult as far as education is concerned. But अगर हम डिजास्टर देखे, हमने कभी सोचा कि डिजास्टर ये एक ऐसी जर्म है? और एक्चुअली मैं तो बोलूंगी सबसे बड़े डिजास्टर ये है कि जो हमारे मन के अंदर जो डर पैदा हो गया है कि क्या होगा, अगर हम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, अगर बच्चे आएंगे तो बच्चों को क्या होगा, अगर टीचर साथ हो गए तो उनको क्या होगा. तो हर चीज पे क्या होगा और ये इसका उत्तर तो हमें पता नहीं है. Okay, so in that same understanding, we have to look at the word education also. Education, as we understood it, okay, was always about coming to school, you know, mixing with our friends, meeting the teacher, the classroom. अगर आप देखोगे भी Right to Education Act को, तो क्लासरूम का साइज बोला गया, टीचर स्टूडेंट रेशियो बोला गया है, अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, टीचर का क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए. तो एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन ऐसे होगा कि that you will not take an admission test, you will not have an interview. पर आज क्या हो रहा है? आज जो हमने एजुकेशन के नाम पे हम चला रहे हैं, और हम जब बोलते हैं चला रहे हैं, तो व्हाट आर वी चलाइंग? एक्चुअली वी आर चलाइंग, जैसे दुकान की बात हो रही है,
तो ये एक दुकान हो गया, जैसे सर ने बोला कि 20 मिनट का आपको मिलेगा एक सर्विस, 20 मिनट हो 40 मिनट का सर्विस आपको मिल रहा है, सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, जूम के सामने बैठ गए, आप भी खुश हैं, आप भी बैठ के, मम्मी डैडी भी खुश है, क्योंकि सुबह से दोपहर तक तो बच्चे को तो बिठा दिया हमने और हमारे सर के ऊपर तो नहीं है. सो द rationale behind education somehow has changed. The idea of education has changed. When the RT talked about an equal quality education, did they actually mean that time on the Zoom? Because if they had thought of technology in this manner, when people talked about a quality education, then definitely one of the criteria in RTE is that every child will have books, uniform, nutrition, when we think of food that is also supposed to be given. Now, none of those things seem to be relevant out here, because books are very good, it'll help you read. Clothes are very good, you will have a bath in the morning if necessary and come in front of your camera. But will that be all, of any use if you don't have the requisite technology? And I was reading in an article that almost 40% of the country has a mobile but without Wi-Fi connection, and 10% of the country has no mobiles at all. So which means that we're looking at a good 50% of the population of this country who really cannot access the net. We have a small school in Orcha in Madhya Pradesh, and जब हमने उनसे बोला कि अच्छा नेट तो नहीं चल रहा वहाँ पे, वाईफाई नहीं है, तो चलो कहानियां सुनाते हैं. तो जब बोला कि कहानी आप सुन लो मोबाइल पे, बच्चों को सुना दो, तो फिर तो बोला कि मैम हमारा तो वो खत्म हो गया मोबाइल का चार्ज, आप पैसे भेज दो हम चार्ज कर लेंगे. तो मीन्स गांव में तो मीन्स प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाते हैं कि ये मैं अपने पैसा मोबाइल चार्ज में लगाऊंगी ताकि बच्चे आप दूर से कहानी, मीन्स मेरी ही सोच गलत है कि मैं सोचूं कि मैं यहाँ से आपको कहानी भेजूं और आप बैठ के सुनो, जैसे वहां पे कहानियां कोई सुना नहीं सकता और मैं कुछ बहुत बड़ा चीज कर रही हूँ टेक्नोलॉजी को जोड़ के. तो this whole idea of education, how has it changed, and what are the opportunities that it gives us is something that we have to think about. So when we also look in terms of evaluation, और अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने बोला था कि जैसे लॉकडाउन अनाउंस हो गया कि अब सब लोग प्रमोट कर देंगे. वैसे आरटी में प्रमोशन तो होता ही है क्लास 8 तक, पर क्लास 11 के बच्चों को भी प्रमोट कर लो, 9th के भी प्रमोट कर लो. अब जब प्रमोशन की बात हुआ था आरटी में, ये था कि बच्चों का स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए. इट द पॉइंट वाज नॉट दैट प्रमोट करो कि पर आप ऐसे पढ़ाओ कि सब बच्चे प्रमोशन लायक हो, पर बगैर वो हम सोचे हुए कि क्या बच्चे का पढ़ाई हो चुका, क्या हम ये टेक्नोलॉजी अगर है तो इसको हम ब्रिज क्लास की तरह लें कि हर टीचर जो कर रही है उसको पढ़ा के वो ऊपर स्टैंडर्ड उनका लिटरेसी और न्यूमरेसी में आ जाए. तो will that be of any help is something that we have to think about. So promotion जो हमने सोचा, प्रमोशन, किताब, यूनिफॉर्म, एडमिशन क्राइटेरिया, अब जैसे मेंटल ट्रॉमा, पनिशमेंट के बारे में हम सोचते हैं तो वो भी लिखा हुआ है आरटीई में, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए. अब घर में बैठ के माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनको ये पता है कि आरटीई में लिखा, इसका मतलब नहीं कि खाली स्कूलों में मारपीट नहीं होगी, क्या घर में क्या क्या हो रही है. अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको पता चलेगा कि young girls are at the mercy of predatory behavior from family members. अब नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ था रायट्स के बारे में, स्कूल्स को जलाए गए, हमारे बच्चे वहां के कहाँ पे थे, और एनसीपीसीआर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडी
जो नोडल एजेंसी है RTE का, उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन शुड बी ओके, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर द रायट्स द कोरोना लॉकडाउन हैपेंड। तो एक्चुअली बच्चों का पूरा घर वर जलाया और फिर उनको लॉकडाउन भी कर दिया उसी टाइम पे। तो कोई अंदर नहीं जाएगा, पढ़ाई की बात दूर है, खाने की बात दूर है। तो हम सब इन चीजों पे, एंड आई वुड लाइक टू टॉक ब्रीफली अबाउट स्पेशल नीड्स, क्योंकि जब स्पेशल नीड्स एजुकेशन है, हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि खाली जो जिनके पास ये व्हाट इज दिस मोबाइल दैट इज that can access the net can get education the way it is understood today, then what happens to the girl child? Because घरों में पापा का भी काम करना है, मम्मी को भी काम करना है, बड़े भाई को भी काम करना है, तो वो छोटी लड़की को लिस्ट में जब हम देखते हैं तो वो तो लास्ट हो जाती है, और स्पेशल नीड्स छोटी है तो उससे भी लास्ट हो जाएगी। तो लड़कियां वैसे भी कामकाज में लगेंगे घर के, मैं सोचती हूँ कि कोई है नहीं काम करने के लिए, तो लड़की को लगा देंगे काम पे, आप अभी अपना जूम मत करो, किसी और को करो। तो द स्पेशल नीड्स चाइल्ड, बिकॉज जो बच्चे नीड पर्टिकुलर काइंड ऑफ टीचिंग, पर्टिकुलर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट नेसेसरली पॉसिबल, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी जूम से होता है या फेस टू फेस कंप्यूटर पे होता है, उसके लिए बच्चे को 10-20 मिनट बैठना पड़ता है। अब बच्चे तो नहीं बैठेंगे, और जो जैसे ADHD हो या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हो, ऐसे बच्चे तो वो नहीं चाहते कि स्क्रीन के सामने बैठे, उनका पूरा अप्रोच ही अलग है। तो फिर हम उनको जबरदस्ती बिठा के टीचर उसको कुछ समझाए। These are the problems that are there. The positives are that I feel कि जो पेरेंट्स जो सबसे एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो अक्सर हमने बात ही नहीं किया उनके बारे में, कि जब तक पेरेंट हमारा सपोर्ट ना करे तो स्कूल या टीचर या टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा सुंदर हो गया, मैं सोचती हूँ घरों में माँ बाप जो कभी अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए नहीं होते, अब जबरदस्ती उनको होना पड़ा, उनके अपने बच्चों को समझना पड़ा। You had to negotiate this relationship and re-understand the relationship, and hopefully if you keep perspective, you are able to build a relationship and teach your child the quality education which we talk about, which is, of course, empathy, creativity, communication. All these things have been talked about endlessly. But I think I would like only to focus on empathy vis-a-vis the parent. Empathy is so crucial to a good education, can be brought about if parents themselves raise issues with their child. Why are you cribbing at home if the child who is walking with her mother endlessly on the road without cribbing, what is your empathy for it? क्या मैं डरा हुआ था, मैं खाना नहीं खिला सकता किसी को भी, मैं घर में बैठ के मैं बड़ा प्रोजेक्ट करूंगा, पर बाहर क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किसी को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्यों ट्रेन में जाने वालों को why are you charging the fare? These are all questions that are linked with education. It is not divorced. No man is an island, we say, and I think this particular COVID time has taught us that education, we knew this all along, but it's brought it to the front of us, that education is not this isolated little, cage which you have made for yourself in front of the computer, but it is that the whole world is connected, that those people on the road are connected to you, and when they are gone, your education suffers.
your humanity suffers. And what will we gain with the iPad if we have not gained that sense of perspective? अगर हमारी नजरिया ही पहले से गलत है, उसको सुधारने का मौका हमें मिल रहा है, क्या हम सुधार सकते हैं? और आरटी का जो बेसिक प्रीमाइस है, क्वालिटी एजुकेशन ऑफ मेकिंग an informed citizen, an empathetic citizen, can be brought to the front. I'm not talking about things like evaluation, because I think Anita is also will have to talk. So thank you very much for listening to me. Okay, thank you, Annie. Thank you for your deliberation. Now I would request Professor Anita Rampal to address the webinar. Professor Anita Rampal, are you hearing? EJ, can you hear me? Yeah, please. Okay. Hello, everyone. Nice to be in touch, even though through a lot of physical distancing. I'll take this forward from what Govind and Annie had just said. And I would like to say that I think that, you know, what we are seeing right now, not just in our country, but also elsewhere, is that any situation like this, any emergency like this, how it tends to actually impose on basic rights. और डर ये होता है कि ऐसी आपातकालीन जो जब दशा होती है, तो जो हमारे बिल्कुल मूल अधिकार हैं, जो कोर्ट्स हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, उन सब पर भी एक तरह से उनको भी थोड़ा हाशिए पे रख दिया जाता है. हम देख रहे हैं, अपने ही देश में देख रहे हैं कि बोलना, सोचना, सवाल पूछना क्या, पर जो लोग राइट्स के लिए काम कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना, और इस तरह से अभी सेंट्रलाइजेशन, सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसी सेंट्रलाइज हो जाएगी, जबकि काम धरातल पे हो रहा है और स्टेट्स डील करने की कोशिश कर रही हैं. तो इस तरह की एक आपातकालीन जो सिचुएशन है उससे भी कैसे डील करना है, और हम जो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से कुछ चीजों को रेजिस्ट भी करें. सबसे पहले तो जैसे अभी बात भी हुई थी कि ये है क्या, ये सिचुएशन है क्या, ये कोविड है क्या. हम में से कितने लोग इसी ग्रुप में, आज शायद अभी हम 400 लोग यहाँ हैं, कितने लोग हम लोग इस वायरस को, या कैसे ये फैल रहा है, क्यों हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्या मतलब है इससे, कैसे हम इससे लॉकडाउन ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा, फ्लैटनिंग द कर्व क्या होता है, क्यों बच्चों के स्कूल सबसे पहले बंद किए जाते हैं उन देशों में भी जहाँ के, जैसे ईस्ट एशिया के देश, जहाँ वो जानते हैं, उन्होंने सार्स से डील किया है और वो जानते हैं कि इस तरह का एक कोरोना वायरस क्या कर सकता है. उन्होंने भी कैसे, कई देशों ने पहले स्कूल बंद किए, पहले खोल भी दिए, फिर अब सिंगापुर जैसे देश ने फिर 1 महीने के लिए बंद किए. तो इन सब चीजों की समझ भी एक बनती जा रही है, और हम जैसे फोरम को इन सब बातों की समझ भी थोड़ी और अपने आपस में पुख्ता करनी होगी, क्योंकि ये भी फिर इस समझ के आधार पे तय होती है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि स्कूल बंद हो, नहीं हो, कैसे खोले जाएं, कौन से बच्चे आए, कौन से नहीं आए. और हमने ये पाया, क्योंकि मेरा काम जो जनविज्ञान में भी है या शिक्षा में है, मैंने ये पाया कि, और अभी हाल ही में एक लेख भी लिखा था कि जो इन्फोडेमिक, ये पैंडेमिक के साथ जो एक इन्फोडेमिक फैलता है, उसमें बल्कि गलत जानकारी जो है वो ज्यादा जल्दी फैलती है. और इस पे भी लोग स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन, ये क्यों जल्दी फैलता है. और उसका वैक्सीनेशन भी अगर करना हो, कि वो जो इन्फोडेमिक है, जो एक घातक भी हो सकता है. आप शिक्षा जो है वो एक ऐसा टूल है जो उसके लिए एक इम्यूनाइजेशन भी है, मतलब ताकि गलत जानकारी ना फैले, जिसके आधार से पब्लिक हेल्थ में लोगों ने पाया है कि लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, अपने ही स्वास्थ्य के बारे में गलत रिस्क ले लेते हैं.
और वो गलत रिस्क से बचने के लिए कैसे एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, और वो एक वैक्सीनेशन का काम करता है कि जब हम सही ढंग से एक बातचीत, एक सही ढंग से उसके बारे में जानकारी, अवेयरनेस, चिंतन, मनन और क्या क्या समझ बन रही है, क्योंकि लोग भी एक ऑनगोइंग समझ से डील नहीं करते, लोग अनसर्टनिटीज के साथ डील नहीं कर सकते, इसलिए जो फॉल्स इंफॉर्मेशन आती है, जो बहुत सर्टनिटी के साथ आती है, लोग उसमें क्यों झट से उसको क्यों एकदम अपना लेते हैं। तो मुझे लगता है हम लोग जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो इस समझ को भी आपस में बढ़ाएं और ये देखें कि हाँ, ऐसा कोरोना वायरस जो लोग काम कर रहे हैं, हर रोज हम साइंटिस्ट के भी लेख पढ़ रहे हैं, जो लोग इस पे 20 साल से काम कर रहे थे, 17 साल से काम कर रहे थे, 2003 के सार्स में सबसे आगे आके काम किया, आज वो भी कैसे इसको समझ रहे हैं कि ये वाकई ही बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी फैलता है, क्यों हमारे सिस्टम में घर कर लेता है और क्यों हम बहुत आसानी से दूसरे को दे सकते हैं। और जब ये भी पाया गया कि बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्ट नहीं होते हैं, मगर बच्चे कैरियर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी एक से दूसरे तक फैलाते हैं। बहुत सिंपल ये समझ भी है, क्योंकि वो फिजिकल डिस्टेंस नहीं समझ सकते, और अगर बच्चे किसी अपने बूढ़े व्यक्ति से या वयस्क व्यक्ति से आके जब लिपटते हैं तो उनको दूर रखना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए बच्चों के साथ काम करना और खासकर स्कूलों को बंद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम अभी से सुन रहे थे अपने यहाँ भी, हमारे लास्ट छोटी सी मीटिंग में भी लोगों ने कहा कि जल्दी स्कूल शुरू किए जाएं, और मुझे लगा कि उसकी समझ हम में भी शायद नहीं है कि स्कूल कब शुरू किए जाएं, किस तरह से, और किए जाएं या नहीं किए जाएं। दूसरी तरफ वो खतरा है ही, जो जिसकी पहले भी बात हुई है, कि जैसे ही बात होती है कि एजुकेशन खतरे में है तो चलिए जी ऑनलाइन कीजिए। मुझे दिल्ली के टीचर्स बता रहे थे और बहुत चिंतित थे that Delhi education Delhi government had immediately decided to have online classes, even though a survey has found that not more than 20% attendance is there. They might have phones, but their parents might be using them. They may not have data, they may not have charge, as has been discussed. But also, what does it mean? What does it mean? हम adults तो शायद अपना म्यूट करके सब एक दूसरे को सुन सकते हैं, पर बच्चों को ऐसे बिठाना, वो वन वे जो एक एजुकेशन है उसका कोई मतलब नहीं है। और अभी मैं हाल ही में टीचर्स की दास्तान पढ़ रही थी, जो टीचर्स राइट कर रहे हैं अमेरिका में या स्वीडन में, जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उनको कहा गया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सीमित है, और हमारे जैसे देश के लिए वो केवल प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो इस पे जोर दे रहे हैं। यहाँ तक that even one of our channels, our TV channels, this week did a large program on online education. And who did they call? Khan Academy founder, Baiju founder, edX founder, the major जो दुनिया में जो सबसे founders हैं in globalized multinational service providers के, उनको बुलाया गया। क्योंकि ऐसी जब आपातकालीन स्थिति सामने आती है तो वैश्वीकरण के लिए भी बहुत ज्यादा जोर पड़ता है कि हाँ, जो लार्ज कंपनियां हैं, जो ग्लोबलाइज्ड मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो ही हमें बता सकती हैं कि हमें क्या करना है और एजुकेशन को आगे कैसे ले जाना है। सो आई वाज क्वाइट स्ट्रक कि जैसे हम देख रहे हैं कि इस पूरे कोविड के नाम पे अब क्या हो रहा है, और कोविड के नाम पे ही अभी तक 6 साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आगे नहीं बढ़ी थी। अब जाके इस हफ्ते एक ड्राफ्ट सुना है, और मैंने मांगा भी है, पर अभी तक वो ड्राफ्ट मिला नहीं है, कि उस ड्राफ्ट को फाइनल किया गया है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें जो दरअसल काफी समय और जिस पे डिबेट होना चाहिए, कैबिनेट डिस्कशन होना चाहिए, चाहे वो नया पार्लियामेंट बनाना हो या नया सेंट्रल विस्टा बनाना हो या नई पॉलिसी बनानी हो, ये सब चीजें पास होती हैं, ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं।
तो ये भी हमें समझने में मदद करता है कि क्यों एक इमरजेंसी जो है उससे हमें और कैसे अपनी रेजिस्टेंस बना के रखनी है, अपना हमें सचेत रहना है, क्योंकि उसमें डिस्कशन और लोगों की पार्टिसिपेशन और कम हो जाएगी। पहले ही जो हम अगर आवाज जो है हमारी है अगर हम नहीं पहुंचती। हाँ, एक चीज मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसमें RSA, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, जिसके अगेंस्ट हम सबने बहुत जोर से बोला था, और मुझे सबसे ज्यादा उससे आपत्ति थी उस पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, वो कह दिया गया है कि वो नहीं होगा। पर ये एक रेजिस्टेंस का, एक शायद हमारे सबके रेजिस्टेंस का देश भर में, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसको रेजिस्ट किया, ये एक छोटी सी चीज है कि सबने कहा कि आप इसको सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। एजुकेशन अभी भी फेडरल और ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट लेवल पे तय होगा, पॉलिसीज तय होगी। और हमें भी RTEF में हम बार बार अपने आप को याद कराते हैं कि हमें भी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एजुकेशन को लेकर बहुत बहुत अपना तालमेल बनाना है और अपनी बातचीत रखनी है। जैसे कि लैंग्वेज को लेके कई स्टेट्स ने किया है, जैसे कि सडनली इंग्लिश मीडियम तय हो गया तो उसके लिए भी लोगों ने रेजिस्ट किया। तो ये सब चीजें हमें जारी रखनी पड़ेंगी। अपने RTE फोरम की समझ, RTE की समझ लेकर हम सबकी एक कलेक्टिव सॉलिडारिटी और कलेक्टिव समझ हमें जारी रखनी पड़ेगी। पर एक चीज जो बात सामने भी आई है कि प्राइवेटाइजेशन, जो कि पब्लिक सिस्टम में भी, अगर अभी एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि बाकी चीजें ऑनलाइन हो, टीचर्स पढ़ाएं, पर मैथमेटिक्स खान एकेडमी पढ़ाएगी, मैथमेटिक्स की क्लासेस खान एकेडमी लेगी। और मैथ्स के टीचर्स मुझे फोन कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि ये तो, इसका क्या मतलब है कि हम लोग इसके काबिल नहीं है, बाकी सब पढ़ा लें, मैथमेटिक्स जो है वो खान एकेडमी पढ़ाए। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अभी खान एकेडमी क्या कर रही है तुरंत मैंने नहीं देखा, पर मैंने NCERT की किताबों पर खान एकेडमी ने जिस तरह के लेसन्स बनाए थे उनको देखकर मैं वाकई ही हैरान थी। क्योंकि NCERT की प्राइमरी में अगर हमने मैथ्स क्लासेस में we had made an attempt to bring in issues of social justice along with mathematics. What does maths for social justice mean? What does inequity mean? How do we address this through our lessons, through the way we conduct, through the way we transact mathematics in a classroom? But Khan Academy obviously cut out everything. For them, it was just decimals, or for them, it was just the basic operation. Koi context, na bacche ka context, na usne seekhne ka context, everything was completely out. So I think we have to also remember, jitna globalized, jitna centralized, jitna technology based ये education हम होने देंगे, और मैं जान के कह रही हूँ होने देंगे, क्योंकि हम कैसे resist करेंगे वो हमारा challenge है, उतना ही हम पाएंगे कि issues of equity और ये सारी चीजें बिल्कुल दबाई जाएंगी। बल्कि as we know, children, I mean the first thing will be when and if our schools will reopen, what happens to our children. Abhi kaha gaya ke we might have 20% of the children may not come, they may have left. So what do we do in that? Not only that, once children come, are they going to be hungry? Do their parents have jobs? In what conditions are they coming? That will be, so the questions of inequity and justice will become even more sharp and underscored and marked for us. जो हमने काम किया है अभी तक, अगर हमने कहा है कि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो जाए या बच्चे पार्टिसिपेट करें, वो एक बहुत छोटी विंडो हो जाएगी हमारे लिए, और बहुत सवाल उठेंगे to make sure that they come. Also with the new education policy, I mean what was shocking about that, the drafts were that it was clearly pushing for a market solution for everything. साफ लिखा हुआ था कि हमको RTE तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, इसलिए हमको हर एक को अलाउ करना चाहिए कि स्कूल खोल दें, और हर एक को अलाउ करना चाहिए कि सब तरह के मॉड्यूलर तरीके हों, सब तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम्स बने,
और ओपन नेशनल ओपन स्कूल को भी क्लास 3 और क्लास 5 के एग्जाम्स लेने देने चाहिए। तो बहुत स्पष्ट है कि आरटीई के खिलाफ अगर इतना बड़ा कदम लेने के लिए वो एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, तो इसका क्या मतलब है, किस तरह से ये एजुकेशन को करना चाह रहे हैं। और प्राइमरी लेवल पे तो बच्चों को ही ट्यूटर्स बनाना चाह रहे थे, कह रहे थे टीचर्स नहीं होंगे, बच्चों को चुन लो, उनको कहो कि हफ्ते में 5 घंटे वो दूसरे बच्चों को पढ़ाएं। ये एक नेशनल पॉलिसी कह रही है। सो आई थिंक दैट if we know where we are heading, we have to be careful, because emergency situations allow for very, very drastic measures, and they assume that the voice against it, the voices for rights, will be quietly, will be kept quiet and will be kept sort of closed in closed rooms so that people cannot come out and assess. So I think कि ये जो कि टेक्नोलॉजीज का यूज है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमको ये भी कह रही है कि सारी असेसमेंट्स, और ये कह रही थी कि कुछ ही महीनों में या 1 साल में प्राइमरी असेसमेंट्स भी सब अडेप्टिव असेसमेंट्स हो जाएंगी। हमें प्लीज पढ़ के देखना चाहिए कि अडेप्टिव असेसमेंट्स, एल्गोरिथमिक असेसमेंट्स कितनी खतरनाक हैं, कितने रिग्रेसिव हैं। उससे क्या होता है जब एल्गोरिथमिक असेसमेंट होता है, क्योंकि मैं कुछ लोगों में बैंगलोर के कुछ स्टार्टअप्स के साथ एक सेमिनार में मिली थी। नीति आयोग बहुत पुश कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो इसी छोटे से सेमिनार में मैंने देखा कि कैसे ये स्टार्टअप्स जो है बहुत खुश होके कह रहे हैं वी आर डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन, क्योंकि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं और टेस्टिंग करके उनको बता भी रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं हर बच्चे के लिए। सो ये जो कस्टमाइज्ड ऐसे शब्द है, इससे बच के रहें, क्योंकि एजुकेशन व्हेन इट्स कस्टमाइज्ड इट इज एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड डेंजरस। आई एम यूजिंग द वर्ड डेंजरस बिकॉज इट इज वेरी रिग्रेसिव, क्योंकि वो जो एल्गोरिथम्स किसको सही मानते हैं, किसको गलत आंसर मानते हैं, और उसके आधार पे वो कस्टमाइज कर देते हैं कि आपको नेक्स्ट लेसन क्या मिलेगा। ये वो ही अपने में हमें we have to be much more aware how we are going to be taking that challenge. How are we going to understand that and also resist that? The next issue that comes to my mind under an emergency is not just what is going to happen about teachers, because I think understanding and the immunization, which I said, even in terms of how to deal with an infodemic, ये वायरस क्या होता है और ये किस तरह से हमें अपने बच्चों से इसकी बातें करनी है, और उसके साथ इसकी बात भी करनी है कि लॉकडाउन में क्या हो गया या लोगों को खाना क्यों नहीं मिल रहा। इसमें हम कम से कम जो भी संस्थाएं टीचर्स के साथ काम कर रही हैं, हम कैसे इसको आगे ले जाएं। बिकॉज अभी जैसे बात उठी, आई थिंक एम्पैथी एट वन लेवल, एज एनी सेड, with parents is important, but for us in the education system, with teachers is going to be a very long-term challenge. So what is it that we are doing that our teachers, because right now we know, even colonies में we know, कैसे slums के बच्चों को डील किया जा रहा है, कैसे पुलिस उनके पीछे आ रही है, कैसे उनको कहा जा रहा है कुछ समझते नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो पार्क में घूम रहे हैं। I mean, even the middle class, the way it's looking at children and saying ये वेले हैं और ये फैला रहे हैं, these are the spreaders, these are the super spreaders, the slum people. So what is it, how do we understand and how do we work with teachers, not just about this but also about आरोग्य सेतु। आपको मालूम है कि अभी जिस दिन दिया जलाओ का पूरा की घटना हुई, उस दिन कैसे हर स्कूल को और हर पेरेंट को कहा गया कि आप आरोग्य सेतु डाउनलोड करिए, और एक फॉर्म भी भेजा गया। और प्रोग्रेसिव स्कूल्स, जिनको हम प्रोग्रेसिव मानते हैं, सरदार पटेल विद्यालय ने भी अपने टीचर्स को कहा कि हर बच्चे से ये फॉर्म भरवाओ कि उन्होंने कितने लोगों ने कितनी कैंडल्स जलाई। सो वी नो, एंड आफ्टर आई रोट दिस पीस, माय स्टूडेंट्स, माय एमएड स्टूडेंट्स जो अभी हाई स्कूल साइंस पढ़ा रहे हैं, they came back to me and they told me that class 9 students, class 10 students have told them after reading these things that उन्होंने थाली बहुत जोर जोर से बजाई थी ताकि वायरस मर जाए। Now this is not funny.
this is really worrying. That on the one hand, the kind of understanding and fear and phobias and xenophobia and all kinds of superstitious understandings are growing. On the other, schools are telling parents to send a form. Sardar Patel Vidyalaya is asking parents, please tell us how many children, how many people in your house lighted candles. So what are the dangers? Abhi tak, the legal experts are saying that Arogya Setu is problematic. It is not clear on privacy protection. It is not clear on limited purpose कि ये किस purpose के लिए है और बस इसके बाद सारा data destruct किया जाएगा. हमें मालूम है कि privacy, हमारे ही 9 judge bench ने कहा है कि privacy is a basic right like a right to life. हम क्या समझते हैं ये? हम privacy को समझते हैं कि हम लोग 400 लोग careful हैं कि हम कैसे सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, हमने अपनी प्रोटेक्शंस इंश्योर की हैं कि नहीं की हैं. तो इन सब सवालों पे मुझे लगता है हमें खुद भी और टीचर्स के साथ भी ये बात आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजीज का यूज सर्वेलेंस के लिए अब बहुत ज्यादा होने वाला है. हम जानते हैं कि और कंट्रीज जैसे इजराइल ने सिर्फ 1 हफ्ते में कोरोना के नाम पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हर सिटीजन की कलेक्ट कर ली है और कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है कि वो कितनी देर के लिए कलेक्ट की है. तो ये सब चीजें एजुकेशन का ही हिस्सा है, राइट्स का हिस्सा है. एंड आई वुड लाइक टू close it here to say that I think that some of these larger issues, whether it's globalization, whether it's centralization, whether it's brazen privatization and all outsourcing, completely public education को outsource कर दिया कि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के मैथ्स टीचर्स नहीं खान एकेडमी पढ़ाएगी या ब्रिज एकेडमी क्या कर रही है या और लोग क्या कर रहे हैं. So surveillance technologies, assessments, international assessments, adaptive assessments, and completely pushing out of our arena issues about inequality, issues about oppression, issues about justice are some of the immediate dangers. And I think that we should keep our forums alive on these issues and we know what happened just before this, we know the riots, we know the Citizenship Act, but I think right now, which is all very basic to right to education, I think we should take these issues from here. Thank you. Thank you, Anita ji. Thank you for this deliberation. अनीता जी का जो बहुत सारे इश्यूज आपने पिकअप किए और मैं समझता हूं कि राइट टू एजुकेशन इज ए राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड वी अचीव्ड आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल. तो इसको कैसे, और हम धीरे धीरे एक नई पॉलिसी की तरफ भी बढ़ रहे हैं और ये पॉलिसी अब कहा जा रहा है कि एक नई फाइनल पॉलिसी आ रही है. सो वी आर जस्ट थिंकिंग दैट ये प्रिपेयरिंग अप ए न्यू पॉलिसी स्टार्टेड इन 2015 और 2015 से ये 20 आ गया, 5 साल हो गए. 5 साल में कई पॉलिसी के ड्राफ्ट आ गए और हर ड्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. तो आई डोंट थिंक दैट गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन है कि कोई इस तरह की पॉलिसी लाए. और हम पहले भी कह रहे थे कि जब हमारे पास एक्ट है तो एक्ट को मजबूत करने का और इसको एक्सटेंड करके इसको, जो पॉलिसी ने रिकमेंड भी किया है अभी कि 18 साल तक के बच्चों को हम राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाएंगे. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि कैसे हम फाइनेंशियली रिसोर्स, कैसे हम पब्लिक रिसोर्सेज कैसे हम एलोकेट करें और आरटी एक्ट को पूरी तरह लागू करें और इस आरटी एक्ट के दायरे को बढ़ा के सेकेंडरी एजुकेशन को उसमें शामिल करें और जितने भी हमारे बच्चे हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं उन सब को कैसे यूनिवर्सल एक्सेस दें क्वालिटी एजुकेशन का. ये जो बड़ा काम था और ये काम हुआ नहीं 10 सालों के अंदर. नाउ दे आर यूजिंग दिस कोरोना प्रकरण. कोरोना इज ए रियल प्रॉब्लम, बट इसके कारण बच्चों के राइट टू एजुकेशन जो हमने अभी तक अचीव किया है वो खत्म नहीं होने चाहिए. ये हमारी चिंता का विषय है क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस, वी आर नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी,
बट टेक्नोलॉजी जो है इट शुड नॉट बी रिप्लेसमेंट ऑफ द टीचर्स, स्कूल एंड एवरीथिंग, कि आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। ये एक बड़ी लड़ाई है शिक्षा में कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करें लेकिन टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट का साधन न बनाए। अभी वही हो रहा है धीरे धीरे, और इसमें बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और वो लोग धीरे धीरे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सृजिता, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, एक इशू और भी उठाना चाहता हूँ कि ये जो है अभी बहुत सारी ऐसी भी कोशिशें हो रही हैं जिसमें कि कास्ट बायसनेस क्रिएट किया जाए, रिलीजियस हेट्रेड क्रिएट किया जाए सोसाइटी के अंदर, जबकि एक हम इंक्लूसिव एजुकेशन का सपना देख रहे हैं, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो प्रयास चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो भी एक बहुत खतरनाक है, और हम एजुकेशन एक्टिविस्ट को उसके बारे में भी जागरूक रहने की जरूरत है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सृजिता टू टेक अप द क्वेश्चंस which is already have come in the chat box, और हम अपने पैनलिस्ट से दरखास्त करेंगे कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें। तो ओवर टू द सृजिता, और जिनको भी क्वेश्चन पूछने हैं वो प्लीज आप चैट बॉक्स में, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू जस्ट ओपन डिस्कशन, 400 पीपल हैव ज्वाइंड दिस कन्वर्सेशन, तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन है उसको आप प्लीज राइट कीजिए, लिखिए चैट बॉक्स में, एंड सृजिता विल टेक अप, एंड पैनलिस्ट they can access from chat box your questions and they will give the answer. Okay, Srijita. Yes, hello everyone. Thank you for posting all your questions. We have I think more than 50 questions. So I have tried to sort of summarize the questions. And so one reflection which has come out, and a lot of people are sharing the same view. One is, instead of using the term social distancing, we can use the term physical distancing and social unity. Because a number of people have commented that physical distancing can be used as an excuse to reinforce casteism in schools after the lockdown. So there is one specific question for Professor Govinda, if he could address it. Seema from Care India, Seema Rajput from Care India, she is asking, what are the key steps the government must take post-COVID to ensure that children don't drop out of schools? Professor Govinda, if you could please respond. Yeah, thank you, Srijita. You know, I have noted down the chat box that had come 2-3 questions that have come very important. One is, many people are asking, these are all the issues that you people have raised. What is the solution? I just want to say one thing. India is too vast. There is no one standard solution. We make a serious mistake if we think that we are one nation and there is one solution for the country. I for instance, you know, pardon me for saying this, I just still don't understand on March 24th, why in a remote village children were told that you stay at home, don't go to school. I don't understand. Was it necessary at that point of time? I think decision making as an all India basis in education would be a serious mistake. If you want to revive education, I think it has to be done. Lot of local thinking should happen. Local adjustments have to happen. Then I think we will be getting back to our schooling. But if we think that in all India basis we do, like we closed on 24th, I don't understand at all in a Madhya Pradesh tribal village, if children were in the school, they were all told that now and why it should have been done. So I think my suggestion is that therefore we need to carve out solution locally. There is no one standard solution for this. When we want to rebuild the education after 6 to 8 months and get back on track, how to really go about doing it. This is one point. Second, I think one thing that is coming out clearly, some people have suggested also in the chat box, is that I think we need to engage community and school closer. I think in the urban areas, for the first time, private schools are realizing how parents and then teachers have to sit together and talk. I think otherwise very rarely it used to happen. Now online learning is that the children sit with the parents, many small children, and therefore they are realizing this. It's very important that community and school comes closer when we reopen.
not away like this, then I think we can understand how to really bring children back, and what is the kind of physical distancing that should happen, and how do we really ensure that the children really be cautious about the whatever protection measures they have to take. All these things will be possible. Third, that I want to, many people have asked the question, oh, there will be a huge learning, we will be missing during the last so many days. How do you make up for the learning? How do you make up for the year? I think these are all, I don't know whether we need to really bother so much about this, some great gap that has happened if you don't for 4 or 5 months, if you don't. After all, in summer months, nobody goes. Consider that summer months is extended by 2-3 months. Why are we in such a frenzy? Somehow or the other you make up. Somehow you give a certificate. Somehow you make them go in this fashion. Is this learning? I don't think that we are making up learning through this method. I'm not against technology. Technology is important. Why I am saying this is that right now we are using technology as a stopgap measure. Right now, as Anita pointed out, we are taking away some of the rights of the children and the people, saying that it is emergency. But I am afraid if we don't engage properly, post-emergency, they will become the new normal. That's what I am afraid of. I think we should ensure that this kind of learning, this kind of emergency measures don't become the new normal after the emergency is over in 6 to 8 months. I want to really look optimistically about a future. Not really all the time worried about what is happening now. Yeah, it will pass off. It will pass off. This COVID is not going to be there for a lifetime and destroying the whole of it. It will take 6 months, 8 months, not more than that. Then I think we will be getting back. Let us really think about what is it that we want to do afterwards. Not really. Last point I want to make for many people who are asking about solution is that we should be ready to engage with children in a different mode than simply herding them all together into a school and then say, now this is the education for you. I think we need to really ready to be engaged in a different way. Maybe we need to revive new methods of non-formal education to go along with the schooling. Since you are talking about physical distancing and other things, many things that are likely to happen. I feel that that is the way ahead as we go. That's what I wanted to share. Thank you. Thank you, sir. Thank you for addressing the question. So there are a couple of questions on learning gaps which we have already addressed. There are a couple of questions on girls' education. Shushmita Mitra from Council for Social Development, she has raised the question, what are the suggestions for preventing dropout of girl children once the school reopens? And we also have a question about the digital divide and how girls have less access to technology as compared to boys. So if Professor Rampal or Dr. Annie Koshi could respond, please. Go ahead, Anita. Annie, go on. No, how do we sort of solve the problem of girls being left out? As I've said earlier, that this is sort of an interrelated issue. It's not connected with just technology. I think empowering our girls, empowering their parents to think of them as entities that have to be encouraged and to be participating in something that will not just raise them up, but also raise families up and change societal thinking. That itself is not in place. Because, of course, as a whole, I think India thinks that if boys are educated, they will sort of contribute to this great society, which, as we can see, that the boys aren't doing a great job in India, at least. The boys' club needs to be sort of diluted with some female elements, and definitely the female elements that are, educated in a manner that is that is more quality education, because definitely we're not getting any quality out of the women that we do have
as part of the boys club. So your question is how to get girls to participate. This can only come about when people themselves feel that they are important enough. If that doesn't happen, it's a moot question that I sit out here and say, let them have the first choice of the computer. It's not going to happen till somebody thinks that they are. So as professors pointed out, I think all solutions are local, all solutions are specific to context. And when you ask this kind of a questions, obviously it's not a question that perhaps would need to be addressed in a state like Kerala, for instance, where I think the women are a strong force in themselves. It would be needed to address stronger in places, in states where the girl child is not considered as as important, and it would have to be addressed differently in both those places. So this question is best answered by you yourself when you raise it, because you will actually put the context, and in that you will find a solution. And that is my answer to how can we get the girl child to participate. Anita could perhaps contribute more. I agree. I think that some of the things that become very stark in situations like this should really, actually move us to then plan next. How do we bring this up? Because people see it quite clearly now. So it becomes easier to then work on it in a focused manner. Earlier, it may be rhetorical and, we may be thinking everyone is there and everyone is in school, everyone is learning, etc. But in any kind of emergency situation, even when there's no food or there's less food at home, you can see the way it impacts a girl or a woman or, and things like that. So I think, or technology, for in whose hand is it, who is taking the decision. Just as I said, it becomes centralizing. Even within a family, even within a school, these issues can be raised. I think it's just being aware, more and more aware, and encourage that reflection, encourage that ability to see these things. I mean, it's true, there are many people sitting who are in lockdown pretty happy, and in fact, like there's been celebrity shaming because all they're doing is showing you their gym and they're showing you what they're cooking. On social media. So someone had to speak up and say that I think that celebrity is very good. We've seen a lot of your gym, but have you seen this? Or have you seen this? Or have you seen these migrants walk even when petals were being showered on them? So I think that ability to see and the ability to reflect sort of does get heightened when you go through a very difficult situation, and everyone is. So I think to actually evoke this, to invoke these situations, and then bring it and see how is our classroom or our play school or our worksheets or whatever we are working on, how do they deal with these issues? I think similarly with assessments, we know what centralized assessments mean, but right now we have not probably thought so much about it, because even within a school, we are very happy when we get some printed exam made by someone else. थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ी, हाँ standardization हो गया, सबको एक पता चल गया कि तुम कहाँ हो. But I think issues about local engagement, local learning, and what it means, it is challenging, but how it can be much more deeper learning when we assess it, and it's more authentic when we assess it from a local perspective and by doing things, by taking tasks, not just putting a tick on something. I think that kind of engagement does get heightened when we are in a situation. Often many issues become heightened when we go through a situation. I mean, a crisis situation. So there is a very relevant question which has come in from Odisha. It is addressed to Professor Rampal and Professor Govinda. It talks about school closures in Orissa and how the civil society was building up a campaign to oppose the school closure move. But now Samit, he is writing that the state will defend the move, saying that it has limited resources due to the weak economy. So what are the strategies to build a campaign against this measure of school closure?
Professor Rampal and Professor Kotakar. Yeah, I think as constantly I was saying, I think many of these things will need to be thought out locally or together in terms of our strategies. Certainly school closures was happening, the policy was also pushing for it, and now when the economy is weak, or when suddenly you can say that you don't have money for this will get pushed. Just like centralized teaching or technology teaching will happen. I think our own understanding for this and challenging the data, challenging the issues and saying this cannot happen. I mean, for RT Forum, it's a big task because RT itself is completely under the scanner. It's completely getting washed out. So whether it's school closure or whether it's, getting all children there together and getting enough teachers, I mean, all these things are going to be a challenge for us. And locally, I think questioning data like people are doing. I mean, you question where the state is spending and then you ask, is that our priority or is this our priority? Or in the district level, more data which is decentralized. We don't have it. Our own district level teams don't have really authentic data as to what is happening, where are the children, which schools are there. So I think collecting that also becomes empowering because then we can resist on that basis, working closely with some media which can at least support, and with parents and with communities. Sorry, Professor, you're saying something. Yeah, I just wanted to add to what Anita said. The problem with in many of the state governments now, that it is not about action. Many of them are outsourcing policy making to private entities. Like if Boston Consulting is going to decide how to improve the quality, and you need to follow what the Boston Consulting says. And that is what is happening to many states. In fact, some of the states have entered into tripartite agreement with private consulting firms like Boston Consulting and Niti Aayog and state governments. Tripartite arrangements have been. So they are bound to really listen to the policy suggestions that are made and act on that. That is how schools are getting closed. You may not have much choice if that is what we are going. You are paying them to close your schools in a way. We are giving them money so that they close our schools. Very unfortunate. I want to add one more small thing to what was said earlier by Anita and Annie on this about the girls' education and all. I feel that, if you look at history, when crisis situations come, particularly disasters, since this is being compared as a disaster, disasters happen, there is always a tendency in the society to become more narrow, more selfish, more discriminatory, more segregatory. This happens. This does happen. It's a very, very dangerous thing that happens. We have seen it happening in our own country, in Gujarat, in many other places where disaster struck. Post-disaster, you find that there is more segregation, more discrimination happens. And discrimination happens based on gender, because of poverty and many other reasons also, based on gender, class, caste, religion, all kinds of discrimination happens. So it's very important. How do we deal with this proactively? I think empowering the teachers, reorienting the teachers, because teachers are the only link between the children, the community, and what we want to do. And therefore, investing more in the teachers so that they really look at the life differently is very important. And one small point I want to add to Ambarish was pointing out earlier about the national policy on education being released. I am a bit wary of an NPE coming out in the midst of an infectious condition. So that I have a worry that, NPE will also be infected if it comes out now. What is the great hurry? I don't understand why NPE should be released in the midst of this instead of looking at the emergency conditions that are there. NPE is the most important thing to happen. I am not really convinced at all. There must be some other agenda for which the NPE is being released, not because of any great concern that for 5 years, 10 years we did and we didn't do, and today we are suddenly doing in this. So I'm a bit worried about this NPE also. Thank you. I just want to add one thing, that, we don't look at courage and citizenship as qualities that should be very much part of an education. When we say, should we raise our voice? How should we raise our voice? Do our children know how to raise their voice? Because to raise your voice, you have to be an informed citizen.
So informed citizenship is a crucial part, I feel, of education. And while you have empowered teachers, good teachers, and we invest in them, we have to look that this is crucial. And I am, very particular that this kind of stuff is there in our school. And it's a very fine thing, I mean, am I going to be one-sided? Am I more left? Am I more right? Anybody can be this way or that way in my concept of what is a citizenship. So, but what I see it is when we say decision making based on information, based on values. Okay, so is the child able to does he know how to differentiate between misinformation and the correct information? Anita has brought out about scientists who work and all kinds of things that are constantly coming out and thrown at you. Okay, that somebody spat on a vegetable, और अब हम वो vegetable नहीं खाएंगे क्योंकि ऐसे उसने उसके ऊपर थूका. अरे यार, पहले वो सब्जी जो आप उगते हो वो तो पता नहीं कौन सा मोंसांटो का फर्टिलाइजर के अंदर से आ चुका है, फिर वो तुम्हारे टेबल पे आता है और वो सब्जी वाला पहले सुसु करने जाता है बाहर और उसी हाथ के साथ आपको वो सब्जी देता है. और GM modified सब कुछ वाला चीज आप खाते हो और आपको थूकने वाले की बात करते हो. Where is misinformation in this? Where are you being manipulated? Do you see it? How do our children understand this manipulation is a crucial, it's part of classroom methodology. If methodology is going to be this transaction that I say something and you listen and you take it as, the gospel truth, obviously that's not good education. Good education is when he can understand, he can find out what is it that has actually cleaned the Ganga, if it has cleaned the Ganga, when all the many crores that went in did not clean it. Today, if it cleaned, I mean, why did Punjab, have they shifted from rice to another crop? Is it because, the water canals dried up, or is it because of migratory issues? So, I mean, what is it that will make you an informed citizen, and do you have the courage to speak about what you are? Do I just listen? So, I mean, if I see something is going wrong, do I speak? Do I do something about it? Is a question that is part of our teaching. As educators, we should see that as the quality education rather than worry about 3 महीने चले गए पर हमारे बच्चे अभी भी घर में बैठे हुए चॉकलेट और चिप्स खाते खाते मोटे बन रहे हैं और किसी के बारे में सोच नहीं. अभी आपने सुना कि कुछ बच्चे नेट पे ही लड़कियों का बलात्कार के ऊपर बात चर्चा चल रही है. तो हमारे बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं जो are they going to be the decision makers? Are they going to be the parliamentarians? We don't know. What are we doing about that is, I think, the point that I would raise in response to the question of how do we raise our voices against something. So to teach our children to raise their voices is very important. I can just add to this. In fact, I was referring to a piece I wrote in The Wire और मैंने RTE के WhatsApp ग्रुप में भेजा था. वहाँ केरला में एक प्रोग्राम हुआ कुछ साल पहले जो केवल कुछ स्कूलों में है, एक डिस्ट्रिक्ट में कन्नूर में, क्योंकि निपा वायरस जब आया था तो उन्होंने देखा और उससे पहले जो वैक्सीनेशन का डर, तो बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, पेरेंट्स ने, तो उन्होंने एक सत्यमेव जयते नाम का एक प्रोग्राम स्कूलों में 150 स्कूलों में शुरू किया था. जस्ट टू डील विद दिस. कैन दे अंडरस्टैंड, कैन दे क्रिटिकली लुक एट समथिंग. उनको कुछ दिया जाए तो बता सकते हैं कि ये सच है या झूठ है, और ये फेक है या ट्रू है, और ट्रू के लिए क्या सोर्सेज ढूंढेंगे. So, and plus I also referred to a program in Finland, which is much larger and which is really interesting. Again, media literacy को लेके, but fake को कैसे समझना है, which is part of their schools. And I had talked to some teacher who told me how she's running it. But I'm just saying कि इसको हम अपने अपने forums जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ, teachers के साथ, जहाँ भी कर रहे हैं, we will have to do that. But also, like the question about Orissa, I mean, I happen to be on some think tank there. And every time we used to go for this meeting, I realized that
their secretary, every time who may be a new secretary, says that, it's not the education ministry, but it's this group, maybe the Boston Consulting Group, which is sent by the Niti Aayog under its program, जो हर 15 दिन में आके हमसे पूछते हैं कितने schools बंद किए. So the secretary doesn't seem to know. Last time when I went there, I just took the opportunity, took out some time and went and met the senior most person in education, because he was a new person, had some good, was very keen कि technology नहीं use करना है. But on the other hand, school closure में he was not very sure. बंद कर देना चाहिए, कितने बंद करने चाहिए. I think at the local level, at the state level, we need to be talking a lot. This dialogue and this critical dialogue with policymakers at whatever level they are. चाहे वो पंचायत में है, चाहे वो state level पे है, district level पे, because वो लोग भी नहीं समझते कई issues. And हम अपनी समझ बनाएं और sources ले, लोगों से share करें और फिर हम जाके जब मौका मिले, I mean, I'm not saying कि वो 2 घंटे की मेरी चर्चा का कुछ असर हुआ नहीं कि भाई हाँ, but there were some questions which I left with him, hopefully, which he will think about, and at least articulate these. So I think हमारे है वो अलग-अलग स्तर पे उठेगी और बिना सोचे कि उसका क्या असर होने वाला है. जहाँ हम सामूहिक रूप से करते हैं वो अलग है, जहाँ हम एक छोटी कम्युनिटी में करते हैं वो भी अलग है. But we must continue to keep this going with teachers, children, policymakers, school admin, parents, wherever possible, and children, of course, adolescents. Hello, Srijita. Hello, Srijita. Yes, sir. So I think we are nearly reaching 1.5 hours of this webinar. So I think thank you everyone for joining us. I have posted the link to our Facebook page, requesting everyone to please like the page for information about our future webinars. And I will just ask Amrish ji to thank the panelists. Yeah. Okay, thank you for participation. People from different part of the country have participated and asked their questions. Thank you, panelists, Professor Govinda, Annie Koshi, and Anita Rampal. We have just, we are drafting a memorandum addressed to the Prime Minister and including all these concerns to that memorandum. And we are just seeking signatures, endorsement from different people, eminent people from different walk of life, and we are collecting their endorsement. So we will send the memorandum to Prime Minister, number 1. And number 2, as a network, we are just starting dialogue with the government. Friday, most probably, I hope that we will start dialogue with the chairperson of the NCPCR on the different issues the children are facing. How, because NCPCR is given responsibility to monitor about the RTE, about the universal right of children, to protect the universal right of children and protection, the food and everything, shelter and everything. So we will start the dialogue with the NCPCR, and then other agencies, other government agency, we will start the dialogue. And just we RT, we will protect this our right for which we fought, and we are engaged for the implementation of the universal right to education. So thank you again. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने participate किया. And next week में हम फिर एक नए panels के साथ मिलेंगे और नए issue पर. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you, Annie. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you.